हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। देखो, सबसे पहले तो आई थैंक यू ऑल कि आपने हम पे ट्रस्ट शो किया, है ना। और अब मेरी ड्यूटी है, टीम की ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्चुअली ये कि हम इंश्योर करें कि अब आपका पेपर क्लियर हो, क्योंकि आने वाले 4-5 महीने मैं बिल्कुल मिशन मोड में आपके साथ रहूंगा और यही मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हर दिन आपका मेटिकुलसली डिजाइंड हो, पूरा प्लान्ड हो, तब जाके हम पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे। तैयारी करने के देखो दो तरीके होते हैं। एक हम बोलते हैं टाइम पास, है ना, बस आप आ रहे हो जा रहे हो रैंडम पढ़ रहे हो, उसमें किसी को कोई मतलब नहीं है और पेपर ही पास नहीं होएगा उससे। सेकंड अप्रोच जो मैं चाहता हूँ आप लोग फॉलो करो, वो है पेपर पास। पेपर पास के अप्रोच में क्या होएगा, आपके पास पूरा प्लान रहेगा कि आज आपको ये करना है, कल आपको ये करना है, पूरा आपका अगले 5 महीने का ये पूरा मैंने प्लान बना दिया है। अब आपको बस इसमें इतना करना है, इसको डेली फॉलो कर लेना डिलीजेंटली। कोई इश्यू आता है आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। आपका हर एक बच्चे का अलग लर्निंग स्टाइल होता है, स्पीड होती है, मैं उसके अकॉर्डिंग उसको माउल्ड करके और आपको चेंज करवाएंगे। तो अब आपने बस इतना करना है, ये शेड्यूल में अभी आपको पहले डिस्कस करूंगा, इसको फॉलो करना है। इसमें मैंने कोई भी चीज नहीं छोड़ी है। आपको क्या लग रहा है इतना टाइम लग रहा था शेड्यूल देने में, बनाने में? बिकॉज हर एक चीज को आने वाले जो 5 महीने हैं उसके हिसाब से डिजाइन करना था। किसको कहाँ प्लेस करना है, कब आंसर राइटिंग करवानी है, कब आपका टेस्ट होना चाहिए, क्या स्पेसिंग होनी चाहिए टाइम की, वो सारी चीज मैंने पूरे सोच समझ के आपके लिए डिजाइन कर दी है। प्लानिंग एक्चुअली बहुत टाइम लेती है चीजों को, अगर हमारी प्लानिंग सही है तो ही रिजल्ट आएगा। इसीलिए मैं इसमें बहुत टाइम लगाता हूँ प्लानिंग के अंदर। अब एक बार प्लानिंग होगी हमारी, अब एग्जीक्यूशन में दिक्कत नहीं आएगी। हम भी अरेंज्ड है अपने कंटेंट के साथ, एमसीक्यूज के साथ, आंसर राइटिंग के साथ, आप नोट्स के साथ, और आपको भी इसको फॉलो करना है ढंग से, क्योंकि ये मैं मानता हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है और मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि काफी बच्चे हैं जो अलग अलग एग्जाम दे रहे हैं, स्टक हो रखे हैं। कुछ लोग रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं। 24 सीटें हैं एसडीएम की इस बार। तो मैं चाहता हूँ हम यूपीएससी अखाड़ा से मैक्सिमम बच्चों को हम एसडीएम बनाए, है ना। बाकी भी सर्विस ठीक है, लेकिन हम टॉप के लिए एस्पायर करेंगे पूरे, जो भी एसडीएम के लिए। उसी के हिसाब से उसी क्वालिटी का मैं आपको कंटेंट दूंगा, उसी क्वालिटी के आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा, और उसी क्वालिटी के मैं एफर्ट करूंगा और आपसे भी एक्सपेक्ट करूंगा कि आप एफर्ट करो। इसीलिए मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को कहता हूँ कि आप क्लास में वीडियो ऑन करके बैठना है आपने, क्योंकि फिर वो रैंडम तो आप काम घर पे कर ही रहे हो अपने हिसाब से। सिंसियरिटी अगर नहीं है फिर फायदा नहीं उस चीज का। ठीक है, आप सिंसियर होके पढ़ो आराम से, हमारी तरफ से कोई एफर्ट में कमी नहीं आएगी। सबसे पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि आने वाले जो आपके 5 महीने हैं वो कैसे चलेंगे। एक बार आप इसको एनालाइज करो, ठीक है। फिर आपको कुछ लगता है चेंजेस या इनपुट होंगे, आपके फीडबैक आप मेरे को बताना, उसके हिसाब से हम इसको थोड़ा देखेंगे कैसे मॉडिफाई करना है। हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के शेड्यूल को बनाया आपके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आज से हमारा सूर्या बैच स्टार्ट हो रहा है आपका। तो पहली क्लास हमने करवाई है एथिक्स की आपकी, तो ये डे वाइज टॉपिक्स है आपके, है ना। तो जैसे आज 23 जनवरी है, तो आज बेसिक हम एथिक्स का करेंगे। फिर 24 को फिर अगले, तो ये पहले जो पोर्शन चलेगा वो चलेगा आपका एथिक्स का, ठीक है। 27 से ये इधर वाला जो ब्लॉक है वो मेंस की क्लासेस का है, इधर वाला ब्लॉक है जो प्रीलिम्स की क्लासेस का है। तो जैसे मान लो ये एथिक्स की पार्ट है, ये आपका एक स्लॉट में चलेगा स्टार्टिंग वाले, है ना। तो एक स्लॉट में आपके एथिक्स कवर करेंगे। फिर 27 से मैं आपका प्रीलिम्स का भी जो सेकंड स्लॉट आएगा उसके अंदर आपकी प्रीलिम्स की क्लासेस होंगी। तो इधर से प्रीलिम्स में हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री वाला पार्ट। अब यहाँ पे तो ये मेन स्पेसिफिक है, प्री में आता नहीं एथिक्स, तो ये तो पूरा मेन स्पेसिफिक चलेगा। यहाँ पे प्रीलिम्स पे भी ध्यान दिया जाएगा, लेकिन साथ साथ मान लो एंशिएंट हिस्ट्री का कल्चर वाला पार्ट मेंस में आता ज्यादा, तो मेंस वाला पार्ट भी हम इसके यहाँ पे कवर करवा देंगे, इसमें भी आपको आंसर्स लिखवाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, उसका भी कुछ पार्ट क्या आएगा, मेंस में भी आएगा वो। तो वहां पे पर्सनैलिटी पे एम्फेसिस करना चाहिए हमें, ठीक है। और जो कॉजेज है, इम्पैक्ट है इवेंट्स के, उन पे एम्फेसिस करना चाहिए, ठीक है। तो वो मेंस वाला पार्ट इन टॉपिक्स का साथ साथ हम कवर करते चलेंगे, जो आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। तो इस तरफ आप शेड्यूल आपको मैंने दे रखा है सारा, है ना। जिनको नहीं मिला है वो HCS अखाड़ा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल देंगे। तो ये वाला शेड्यूल अगर आप वैसे भी फॉलो करोगे तो आपका, हमारा टारगेट ये है कि 3 बार रिवीजन हो जाए, है ना। जब भी कोई चीज को आप 2 या 3 बार रिवाइज करते हो तब जाके आपको चीजें दिमाग में बैठती है, क्योंकि पहले आपके क्या होंगे, डेली टेस्ट होंगे। मेंस वाले पार्ट में आप डेली आंसर राइटिंग करोगे 2-2 क्वेश्चंस की, आपने व्हाट्सएप पे हमें भेजना है वो, ठीक है। फिर कॉपी चेक होकर आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत आ रही है आप फैकल्टी से बात करोगे, तो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ चलेगी। इधर प्री वाले में क्या होगा आपका, डेली आपको 25 MCQs मिलेंगे, ठीक है।
और जैसे ही आपका एथिक्स कंप्लीट होगा, एथिक्स का एक टेस्ट अलग से होगा आपका। मैं कोई भी वो चांस नहीं लूंगा, या कोई भी, आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड जो आपको सिलेक्शन से रोकेगा। सारी चीजें वो करेंगे जो आपको हेल्प। पहले आप डेली लिख रहे हो, फिर सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपने वापस टेस्ट दिया, अल्टीमेटली आपको आंसर लिखने ही पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे लिख के आना है, वही आपको प्रॉपर एसडीएम बनाएगा। कई बच्चों को थोड़ा रिलेक्टेंट होता है, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे, स्टार्टिंग कैसे करनी है आंसर्स की। ठीक है, आज मैं आपको दिखाऊंगा थोड़े सैंपल्स की डायग्राम कैसे बनाने हैं, प्लस मैं अभी क्लास के बाद एक वीडियो भेजूंगा, बेसिक वीडियो आपको, कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, वो सब आपको देखना है। तो बिल्कुल बिगनिंग से आपको बताएंगे कैसे आपको आंसर राइटिंग को अप्रोच करना है। शुरू में थोड़ा लगता है सभी को कि यार आज कैसे लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन कैसे आएगा, डायग्राम कैसे आएगा, लेकिन जैसे आप वो 10 15 20 दिन लगातार लिखोगे, अपने आप आपका माइंड चलने लग जाएगा। और देखो, टाइम इस बार कम है मेंस के अंदर, प्री और मेंस के अंदर। अगर आप प्रॉपर टॉप पोस्ट के लिए सोच रहे हो, एसडीएम के लिए, तो ये राइट टाइम है मेंस करने का। उस टाइम पे 2 महीने में नहीं होगा इतना ज्यादा, क्योंकि उस टाइम तो केवल आप फिर टेस्ट सीरीज ही लिखोगे। कुछ सब्जेक्ट होंगे जैसे हिंदी इंग्लिश है, वो हम बाद में करेंगे, बिकॉज अभी मैंने अगर आपको हिंदी इंग्लिश करवा दिया तो प्री में भी हेल्प नहीं करेगा वो। दूसरा, फिर वापस भूल जाओगे आप ग्रामर फॉर्मेट, फिर आपको दोबारा टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने इसको हिंदी इंग्लिश को बाद में रखा है। अगेन बहुत सारी चीजें हैं जो सोच समझ के डिजाइन किए मैंने, कि क्या चीज आपके लिए फायदा रहेगी, क्योंकि आप बिल्कुल चाहते हो इस बार प्रॉपर एसडीएम बनना, और मैं आपसे भी ज्यादा चाहता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट हम यूपीएससी अखाड़ा से एसडीएम बनाए इस बार। फिर सेकंड पे आपके एथिक्स का मेन टेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे जब हिस्ट्री खत्म करोगे तो 100 क्वेश्चन का हिस्ट्री एंड कल्चर का कंप्लीट टेस्ट होगा। तो पहले डेली टेस्ट दिया, फिर आपने कंप्लीट टेस्ट दिया। फिर अगला सब्जेक्ट इंटरनल सिक्योरिटी मेंस का चलेगा, इधर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हर दिन देखो आप, हर दिन मैंने टॉपिक डिसाइड कर रखा है आपके लिए। आप उसको नोट्स भी मिलेंगे आपके, आप उसको पढ़ते भी रहना। साथ में क्लासेस में आपको उसमें कीवर्ड्स नोट करने हैं, क्लासेस में आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी फास्ट। जो काम आप 6-7 दिन में करते हैं, वो हम आपको एक दिन में करके देंगे। तो ये फर्क होगा क्लासेस का। तो इस तरीके से पूरा आपका, फिर आपका इंटरनेशनल रिलेशन चलेगा, इधर आपका साइंस चल रहा है। साइंस में यहाँ डेली एमसीक्यूज और इधर डेली आंसर राइटिंग मिलेगी आपको मेंस वाले पार्ट में। ऐसे करते करते जब आपका इधर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो आईआर का कंप्लीट टेस्ट होगा मेंस का, इधर आपका साइंस का कंप्लीट टेस्ट होगा प्री का। फिर इंडियन सोसाइटी, ठीक है, और इधर आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा ज्योग्राफी। फिर इंडियन सोसाइटी का टेस्ट, डेली आंसर तो मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेगा आपको, इधर एमसीक्यू भी मिलेंगे, और लास्ट में फिर आपका ज्योग्राफी के बाद कंप्लीट टेस्ट ऑफ ज्योग्राफी एंड मैपिंग। फिर इधर डिजास्टर मैनेजमेंट। और क्योंकि इस बार हर पेपर के अंदर हरियाणा के इश्यूज डाल दिए उन्होंने, कि इश्यू रिलेटेड टू हरियाणा, तो इसमें हम आपको कुछ 4-5 और क्लासेस यहाँ पे लगा के, प्री का तो आपका होएगा हरियाणा जीके वाला पार्ट, मेंस के अंदर भी हरियाणा एंगल कैसे डालना है, हरियाणा के क्या क्या इशू आपको कवर करना है। तो मेंस रिलेटेड भी हर, जैसे मान लो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोसाइटी हो गया, इकोनॉमी, गवर्नेंस, जहां जहां पे हम हरियाणा का एंगल डाल सकते हैं, वो मेंस वाले पार्ट में हम हरियाणा वाला पार्ट इसमें कवर करेंगे आपका। फिर होली के बाद आपका गवर्नेंस वाला पार्ट सोशल जस्टिस होएगा, है ना, इधर आपका इकोनॉमिक स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा करते करते यहाँ पे फिर गवर्नेंस खत्म हो जाएगा, फिर सोशल जस्टिस होगा आपका, इधर आपका इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा, फिर पॉलिटी स्टार्ट करेंगे लास्ट में यहाँ पे प्री के अंदर। और ये मेंस का जो पार्ट है आपका, वो हम खत्म कर देंगे आपका 19 मार्च तक। ठीक है, सोशल जस्टिस का फिर टेस्ट हो जाएगा, और फिर आप पूरा एक्सक्लूसिव, पूरे आने वाले जो टाइम है आपका 1 महीने से ज्यादा ही बचेगा, वो केवल प्रीलिम्स पे दोगे। और ऐसा नहीं आपने प्रीलिम्स निगलेक्ट कर रखा है, प्रीलिम्स के भी लगभग लगभग आपके सारे सब्जेक्ट 2 बार रिवाइज हो गए। एक तो डेली टेस्ट में आप करोगे, फिर एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करोगे, तो 2 रिवीजन आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। फिर जो तीसरा रिवीजन होगा या चौथा 2 बार करोगे, वो करोगे फुल लेंथ टेस्ट के थ्रू प्री के। तो यहाँ पे लास्ट मंथ हम पूरा प्री को देंगे। फिर प्री के बाद जब वापस रिज्यूम करेंगे क्लास आपकी, तो आपका हिंदी इंग्लिश पहले करवा देंगे हम, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका जो कुछ पार्ट बच जाएगा, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, इतने क्वेश्चन आते भी नहीं है, प्री में भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको मैंने प्री के बाद रख दिया वर्ल्ड हिस्ट्री को, ठीक है। फिर उसके बाद आपका इधर पॉलिटी खत्म हो जाएगा, सी सेट के टेस्ट चलते रहेंगे साथ साथ, फिर एनवायरमेंट, और फिर आपके फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। और कुछ जो पार्ट प्री स्पेसिफिक हरियाणा जीके का है, वो हम कवर करवा देंगे। हरियाणा जीके के अंदर हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे, हरियाणा जीके, करंट अफेयर, हरियाणा बजट, गवर्नमेंट स्कीम, सारी चीज मैं आपकी कवर करवाऊंगा। और 1-2 गजेट हो गए, कुछ बुक्स हो गई हमारे पास है जहाँ पे अच्छा स्टडी मटेरियल है, उनसे कंपाइल करके हम आपको हरियाणा स्पेसिफिक कंटेंट तैयार कराएंगे। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेनी कि हरियाणा का कैसे कवर होगा, वो सारा हम इस सूर्या बैच के अंदर आपको कवर करवा देंगे, ठीक है। इस तरीके से फिर बाद में एथिक्स का रिवीजन हुआ, कुछ क्लास हुआ, मेंस का चलेगा आपका। इधर आपके सारे फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे प्रीलिम्स के, ठीक है। 26 अप्रैल को फिर आपका प्रीलिम्स है।
तो अगर आपने देखो, केवल कई बच्चे होंगे सोच रहे होंगे प्रीलिम्स कर लेते हैं केवल, तो अभी केवल अगर प्रीलिम्स करोगे तो चांस कम है कि मेंस नहीं होएगा। थोड़ा बहुत बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ, ये इंश्योर करेंगे हम कि बहुत ज्यादा भी आपका ऐसा ना कराएं कि मेंस कराएं कि प्री रह जाए, इसलिए चीजों को बैलेंस कराया मैंने। तो जो बैलेंस करेगा उसके चांस ज्यादा है कि वो प्रॉपर आपका जो एसडीएम चाह रहे हैं या टॉप पोस्ट चाह रहे हैं उसके अंदर सिलेक्ट होगा। तो ये शेड्यूल मैंने बना दिया है, आपको इसको फॉलो करना है। अभी इसमें से कुछ डाउट है जो आपके 5 मंथ्स की अप्रोच है, कुछ आपके इनपुट है तो आप मुझे बता सकते हो, नहीं तो फिर मैं आपको अगला बताता हूँ कि सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, जो आपका पहला सब्जेक्ट एथिक्स स्टार्ट होगा आज। हाँ जी बताइए, किसी को कुछ कहना है तो। यस सर। सर वो सी सैट के बारे में जानना था। ओके, सी सैट को सर कैसे करेंगे? ठीक है। कहाँ से, किस सोर्स से करना है सर, किस लेवल का है? ओके ओके, ये बाकी बच्चे ने वीडियो ऑन नहीं कर रखी है, काइंडली वीडियो ऑन करो अपनी आप जो बाकी है। चलो सी सेट का देखो, इसमें जो आप लोगों को कोर्स में दे रखा है, आप तो ऑलरेडी फाउंडेशन स्टूडेंट के हो है ना, तो आपको जो कोर्स दे रखा है सी सेट में आपने वही करना है। सी सेट का अब आप जिसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो तो ठीक है, जिसका सी सेट वीक है वो उनको डेली एक क्लास लगानी है अपनी सी सेट की, और कुछ डाउट है तो वो डाउट हम उसको लेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर जो दोपहर में आपका गैप है या जब आप अगर जल्दी उठ जाते हो तो एक क्लास रोज सी सेट की लगाओ, है ना। यूपीएससी इतना डिफिकल्ट नहीं आता है सी सेट, लेकिन यहाँ पे हम लाइटली भी नहीं ले सकते सी सेट को, ठीक है। तो सी सेट की रोज एक क्लास आपको लगानी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग करोगे तो हो जाएगा आराम से, क्योंकि 35 के अराउंड क्लासेज हैं आपकी वहां पे, तो डेली एक क्लास करोगे तो हो जाएगा और कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद जो प्रैक्टिस है, चाहे यूपीएससी के पीवाईक्यू आ रखे हैं पहले वाले वो आप प्रैक्टिस कर लो, चाहे शीट्स मैंने दे रखी है आपको वो कर लो। अदरवाइज फिर आपके यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट भी है ना, उसको भी हम एक दो टेस्ट पहले भी दे देंगे आपको, ताकि आपको आइडिया लग जाए सी सेट का। तो सी सेट डेली एक लेक्चर करना चाहिए। और शेड्यूल में या और कोई अप्रोच में स्ट्रेटेजी में किसी को कोई पूछना है तो। हाँ, करंट अफेयर का ठीक है। देखो मैंने इसमें बताया नहीं शायद, हाँ लास्ट में देखो करंट अफेयर का यहाँ पे है। करंट अफेयर पूरा करवाएंगे, ये है ना जो अप्रैल 1 से 6 अप्रैल, ये पूरा करंट अफेयर का रखा है। अब इसमें क्या होता है, डेली कुछ अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो हाफ एन आवर या तो कोई आप वीडियो देख रहे हो या न्यूज़पेपर फ्लिप कर सकते हो। मेरा मानना ये है कि आधा घंटा से ज्यादा रोज मत देना करंट अफेयर को। हाँ, जो कंसोलिडेटेड है वो मैं लास्ट में कराऊंगा, ये बड़ा फायदा करता है। यहाँ पे मैंने 1 हफ्ता पूरा करंट अफेयर का इसलिए रखा हुआ है, उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे मान लो एनवायरमेंट है, तो मैं एक दिन कोई फैकल्टी ऑफ एनवायरमेंट की होंगी, या एनवायरमेंट का तो मैं ही लूंगा वैसे, तो मतलब कि हम पूरा एक दिन के अंदर पूरा एनवायरमेंट का खत्म करने की कोशिश करेंगे जो पूरे साल भर में आए हुए हैं उसके। फिर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर करेंगे, साइंस टेक का, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जो टॉपिक है तो वो ज्यादा हिट करेंगे आपको। तो लास्ट का जो एक वीक पूरा रखा है हमने पूरा, ये करंट अफेयर्स के लिए रखा है। बाकी डेली अगर आप जो न्यूज़पेपर कुछ फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैगजीन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा जो मंथली है हमारी यूपीएससी अखाड़ा की, वो आप मैगजीन देख सकते हो। अदरवाइज करंट अफेयर ये पूरा वीकली हम इसको कवर कर देंगे सारा, ठीक है। आई थिंक और डाउट तो हो तो आप पूछ लेना, बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ एथिक्स से एक बार, कि कैसे हमें एथिक्स को अप्रोच करना है। चलो भाई एथिक्स को देखते हैं। इंग्लिश वाला करवा देंगे अपलोड ना, अभी मैथ रीजनिंग दिए, इंग्लिश भी करवा देंगे इनिशियल, ठीक है। चलो भी एथिक्स को देखो कैसे अप्रोच करना है आपको, वो पहले हम डिस्कस करें। मैंने आपको सबको ग्रुप में फाइल भेजी हुई है, ठीक है। जो कि फाइल किसकी, आज सबसे पहले मैंने आपको क्या भेजा है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमारा सिलेबस, और सिलेबस ही इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज्यादा। देखो आज मैं आपको सिलेबस के थ्रू बताऊंगा, आपको एक बार सिलेबस वाली फाइल खोल लो अपनी, आपके पास ऑनलाइन जो है आप सिलेबस बाहर से ले लो एक बार, ऑफलाइन वाले, ठीक है। तो सिलेबस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एचसीएस ने बिल्कुल सेम यूपीएससी का ही सिलेबस दिया है, कोई अलग सिलेबस नहीं है, ठीक है। और इसमें आपने करना क्या है, बिल्कुल सेम चीज है सिलेबस में। हाँ, कई कई जगह पे उन्होंने डाल दिया
हरियाणा रिलेटेड इश्यूज, बाकी सारा सिलेबस जीएस 1 2 3 4 का सेम है। तो सबसे पहले तो हमें सिलेबस लर्न करना है, ठीक है। तो आज मैं आपको पहले एक सिलेबस ही लर्न कराऊंगा कि जो एथिक्स का सिलेबस है वो क्या है, वो पता तो होना चाहिए आपको, क्योंकि जब आपको सिलेबस याद होगा तभी, एक बार बुलाना, तभी क्या होगा, जब आपको सिलेबस याद होगा, जीएस 1 2 3 4 की पीवाई की, जब आपको सिलेबस याद होगा तभी आपको पता चलेगा कि यार हम कितने डायमेंशंस लिख सकते थे। और जो भी फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे या कुछ एक्सपर्ट ही पढ़ाएंगे हमारे यहाँ पे सारे, तो आपको पता होगा ये पार्ट मेरा रह गया है और ये पार्ट मुझे अभी कवर करना है। दो चीज इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पेपर को पास करने के लिए, सबसे पहले होता है आपका सिलेबस। कोई भी आप एग्जाम क्लियर करो, आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। और दूसरे होते हैं पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब देखो हरियाणा में तो पहली बार, जीएस 4 का देना, हरियाणा में तो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है सिलेबस आपका एथिक्स का, ठीक है। तो हम पीवाईक्यू कहां से लाएंगे एथिक्स के, तो पीवाईक्यू हम करेंगे यूपीएससी वाले पीवाईक्यू यूज, ठीक है। ये है आपके यूपीएससी के, मैंने इस बार सारे पेपर आपके जीएस 4 का है, ये ऐसे ही जीएस 1 का है, ठीक है। जीएस 1 2 3 और 4 मैंने आपको दिखा दिया। ये 4 बुकलेट आपके पास काम आएंगी जो आपका हेल्प करेंगी पीवाईक्यूज, ठीक है। पीवाईक्यू से आपको पता चलता है इस टॉपिक पे क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, और वो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं पीवाईक्यू वाले आपके, ठीक है, जो आपको यूज कर सकते हो आप उसको। तो पहले आज हम सिलेबस याद कर लेंगे, उसके बाद अपने टॉपिक के साथ साथ आप पीवाईक्यूज को रेफर करोगे। तो पहला तो हो गया आपका सिलेबस लर्न, वो हम करेंगे भी, साथ साथ पीवाईक्यू को रेफर करना है। दूसरा आपको क्या करना है, जो चीज देखो एक मैं आपको दिखा रहा था, ये जब भी मैं कोई क्लास लेता हूं या कोई मैं पढ़ाई करते हैं हम भी, तो जितनी भी चीजें हैं आपको उनको डायग्राम के थ्रू बनानी है। जब चीजें आप डायग्राम के थ्रू बनाते हो ना, दो फायदे होते हैं उसके। एक तो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो याद रहती है। मान लो आज सर आपकी क्लास लेंगे, ठीक है, तो जो सर पढ़ा रहे हैं, अगर सर बनाए ना बनाए वो बात नहीं है, देखो हम बच्चे नहीं, अभी हमें और इवॉल्व करना है अपने आप को। जो बेस्ट है आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, बाकी लोग हैं, उन सबसे भी ऊपर जाना है आप लोगों को। तो आपको सोचो कि इसमें मैं कैसे एक अपना बेटर एंगल दे सकता हूँ, कैसे एक नंबर एक्स्ट्रा के लिए मैं फाइट कर सकता हूँ। तो जो भी चीज है, जैसे मान लो क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस है, ठीक है, उसको मैंने डिवाइड कर दिया कि मोरल प्रिंसिपल्स और एक्सटर्नल प्रेशर, दोनों में वो क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा कि मैं अपनी मोरल वैल्यूज मानूं या फिर एक्सटर्नल प्रेशर है उसको झेलूं, ठीक है ना। कि पॉलिटिशियन कह रहा है भाई ऐसे करो, और मेरा वैल्यूज कहती नहीं भाई ये मैं नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे उसके अंदर, क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस। तो इस डायग्राम को देखते ही मैं समझ पा रहा हूं कि डेफिनेशन क्या होगी क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस की। अगला क्या है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा कि पब्लिक, मेरी ड्यूटी कुछ और है और मेरा प्राइवेट गेन कुछ और है। मेरा भाई आ गया, ठीक है, कि भाई टेंडर मुझे दे दे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा प्राइवेट गेन, लेकिन मेरी ड्यूटी क्या थी कि मैं प्रॉपर चैनल से जाऊं। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो कैसे देखो आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो थ्रू द डायग्राम। नहीं, अधिकतर बच्चों से आप पूछ लेना, उनको समझ ही नहीं आएगा कि क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस क्या है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और थर्ड वर्ड क्या है, डिलेमा। डिलेमा में क्या होगा, दो कंपीटिंग वैल्यूज होंगी, यार ये भी ठीक है ये भी ठीक है, अब कौन से रास्ते पे मैं जाऊं। तो यहाँ पे आप क्या फंसते हो, डिलेमा के अंदर। अब क्योंकि मैंने कोई बड़े बड़े सेंटेंस लिखे, अगर आप बड़े बड़े सेंटेंस लिखोगे तो आप वैसे गुम हो जाओगे, चीजें आपको रटनी पड़ेंगी। अब आपने क्या किया, डायग्राम के थ्रू इसको बना दिया। अगर मैं आपसे दोबारा पूछूंगा आप 1 मिनट में बता दोगे, हाँ सर क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस में क्या था कि मुझे एक्सटर्नल प्रेशर कुछ और कह रहा था कि ऐसे कर ऐसे कर। जैसे मान लो पॉलिटिशियन का फोन आ गया, वो कह रहा है ऐसे करो, लेकिन मेरी मोरल वैल्यू कहती है अंदर से कि नहीं यार ऐसे नहीं करना। तो मेरे अंदर क्या आ गया, क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस। अगर आपने चीजों को, एथिक्स को, किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे समझ लिया, लिख तो आप वहां पे दोगे इज एम आर लगा के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना जरूरी है। और इसी से आप केस स्टडी बेटर सोल्व करोगे, क्योंकि अब आपको क्लियरली पता है कि क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस में कौन सी वैल्यूज कंफ्लिक्ट कर रही हैं। एक्सटर्नल प्रेशर तो उसके रिलेटेड कीवर्ड लिखने हैं, इंटरनल वैल्यूज तो उसके रिलेटेड कीवर्ड्स लिखने हैं। इस क्लैरिटी से आपको पढ़ाई करनी है अपनी। तो जो भी पढ़ा रहे हैं फैकल्टी, अपना उसको डायग्राम में लिख लो, क्या समझ में आया वो लिख लो। और लास्ट में हर चैप्टर के बाद, जैसे आज क्लास होगी तो चैप्टर जब खत्म होता है, लास्ट में उसके 7 या 8 कीवर्ड लिखो आप, कि आज मैंने क्लास के अंदर ये चीज सीखी है। वो कीवर्ड ही आपके आंसर में रेप्लिकेट होंगे। ये ठीक है। अब देखो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप फिर समझ जाओगे, कंफ्लिक्ट कहां पे आ रहा था आपके इंटरेस्ट में, जब आपकी पब्लिक ड्यूटी और प्राइवेट गेन के अंदर। तो यहाँ पे फिर थर्ड क्या आ गया, डिलेमा। डिलेमा में क्या, दोनों वैल्यू अच्छी है, ये रास्ता भी ठीक है ये भी ठीक है,
अब ज्यादा कौन सा ठीक रहेगा वो आपको चूज करना है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, डिलेमा। तो तीनों टर्म्स आपने क्या कर दी, डायग्राम के थ्रू बना ली, और तीनों टर्म्स में आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी, इस तरीके से नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको एथिक्स के, ठीक है। दूसरा जो मैंने बोला है कि आपको क्लास के बाद आंसर राइटिंग करनी है, उसका फायदा क्या होगा, आपका कंटेंट जो होगा वो कंसोलिडेट हो जाएगा एक ही जगह पे। आपने पढ़ा, आंसर लिख दिए, पढ़ा, आंसर लिख दिया। अब आपको पता है यार क्लास में से मेरे को क्या चीज पढ़नी थी, कौन से कीवर्ड लिखने थे, तभी तो मैं उसको कंसोलिडेट कर पाऊंगा। अगर आपने वो चीज आंसर लिखा ही नहीं है तो फिर आप बस पढ़ते रह जाओगे, अल्टीमेटली वहां पे आपको लिख के ही आना है। इसलिए सूर्य बैच में मैं इंश्योर करूंगा कि आप डेली आंसर लिखो, फिर उसके बाद अपना टेस्ट करो पूरा, तब जाके वो रैंक हम इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। और हमेशा देखो ये चीज बेटर रहती है कि आप डेली इंप्रूवमेंट करो रादर देन लास्ट डे पे। कई बच्चे होंगे अभी भी, यार अभी आए नहीं नोटिफिकेशन, और आ जाएगा, और आ गया सब, है ना, या कुछ भी प्लान कर रहे होंगे अभी कर लेंगे, और तो वो फिर नहीं होता। डेली इंप्रूवमेंट करो, जो बच्चा डेली इंप्रूवमेंट करेगा उसके चांस हमेशा ज्यादा रहेंगे रादर देन जो लास्ट का वेट कर रहा होगा अभी, ठीक है। बाकी तो इसमें यही है ना, कुछ जो आपको सिलेबस दे दिया, शेड्यूल दे दिया, वो आपको फॉलो करना है। हाँ, ये मेरी तरफ से एश्योरिटी है, आप पे कोई डाउट मैं रहने नहीं दूंगा। आपकी जो पॉसिबल हेल्प होगी वो हम करेंगे। जो भी आपके डाउट है मुझे बताना, क्योंकि अब सारा खेल है सिलेक्शन का। अभी तक वेट हो चुका खत्म, अब 5 महीने केवल सिलेक्शन की बात करनी है, उसके लिए एफर्ट करने हैं, उसी के लिए अपने को जी जान अपनी झोंकनी है। तुम्हारे साथ हर स्टेप पे मैं खड़ा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरी टीम है हमारी, कंटेंट सारा रेडी है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं करनी है, ट्रस्ट करना है प्रोसेस पे, इसी को फॉलो करना है बस। क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है आप सर्च करो, ये करो, वो करो, नहीं है टाइम इतना। इसको अगर आपने ढंग से कर लिया तो आपके पूरे सिलेक्शन के चांस है। इस बार चंडीगढ़ में भी यहाँ पे यूपीएससी के जो इंटरव्यू हो रहे हैं, अभी बताता हूँ आपको, 7 बच्चों ने यहाँ से भेज दिया था हमारे, 5 की इंटरव्यू कॉल आई है, मतलब काफी हाई सिलेक्शन रेट है सब, क्योंकि मैंने बहुत एम्फेसाइज किया उन बच्चों पे कैसे उनका मेंस इंप्रूव करना है। आपके पास भी अगर प्रॉपर आप क्लियर करना चाहते हो तो प्री और मेंस को बैलेंस करो, ठीक है। यही पीवाईक्यूज है जो उनको करवाए थे मैंने, यही वापस रिपीट हुए हैं, यही थीम होनी है आपके साथ, इन्हीं में से मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, यही प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, ठीक है। कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी इस प्रोसेस के अंदर। अब हम देख लेते हैं एथिक्स का सिलेबस, तो आप सिलेबस खोल लो, ठीक है। मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू सिलेबस याद करवा दूंगा। सिलेबस याद करने का फायदा ये होगा कि आपको पता होगा कि सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, ठीक है। प्लस में डिफरेंट कीवर्ड्स कुछ आपको अभी याद हो जाएंगे, और उन्हीं कीवर्ड्स को आप यूज करोगे अपने आंसर्स के अंदर, ठीक है। तो देखो पहला जो लाइन है आपकी बिल्कुल सेम है यूपीएससी वाला उसका सिलेबस। फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है आपका, खोलो सिलेबस। अरे सिलेबस खोल के बैठे हो ना सारे, चलो वेरी गुड। बाकी ठीक है, ये बार बार तेजवीर, अनामिका, बिंदु, तो ऑफिस में चलो मोहित, आप सब लोग कैमरा ऑन करके बैठो भाई, तृप्ति, अरविंद बैठे, ठीक है चलो करते हैं स्टार्ट। सिलेबस मैं भेज देता हूँ जिसको नहीं मिला है। और सबको आई थिंक मिल गया सिलेबस, बाकी तो है ना, चलो करते स्टार्ट। पहला देखो क्या लिखा है सिलेबस में, आपके 3 वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, और आपको भी 3 वर्ड पता होने चाहिए। एथिक्स, पहला लिखा है एथिक्स सबसे ऊपर, दूसरा इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड है, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अब देखो क्या कह रहा है सिलेबस, द पेपर, दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड। तो ये पेपर आपका क्या करना चाह रहा है, चेक एटीट्यूड। तो अगला कीवर्ड क्या आ गया आपके पास, एटीट्यूड। अब आपको अपना एटीट्यूड ऐसे रखना है, ठीक है, जो एक एथिकल कंडक्ट हो। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज एथिक्स में पढ़ो क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए। एटीट्यूड मींस, एटीट्यूड मींस द वे यू रिस्पोंड, द वे यू रेस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन आ गई आपके पास, अब उसमें कैसे आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ये क्या शो करता है, आपका एटीट्यूड क्या है। तभी कहते हैं ना इसका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है, इसका एटीट्यूड कैसा है, नेगेटिव है।
किसी भी सिचुएशन को आपने कैसे डील किया। ठीक है, मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, पीछे से कोई एकदम से रैश ड्राइविंग करके आपके आगे से ले गया, या तो आप उसको क्या कर रहे हो, अब्यूज करने लगे, तो आपका एटीट्यूड कैसे हो गया, नेगेटिव। दूसरा क्या होगा, आपको लगा होगा यार बेचारा जल्दी में होगा, क्या पता कोई इमरजेंसी हो, जाने दे। ठीक है, तो यहाँ पे एटीट्यूड क्या है आपका, पॉजिटिव। तो हर एक सिचुएशन में दो पर्सनैलिटी अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगी, वो क्या शो करता है, उनका एटीट्यूड। ठीक है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। और देखो मैं ऐसे कोई जार्गन नहीं लिखवा रहा आपको कि ये इसने कहा, सिंपल समझो आप कि द वे यू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो सिचुएशन को, वो आपका क्या होगा, एटीट्यूड। ठीक है, तो क्वेश्चन यही कर रहा है, दिस पेपर विल इंक्लूड द क्वेश्चन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इशू रिलेटेड टू इंटीग्रिटी, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ। इंटीग्रिटी, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, इनमें आप कैसे, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ठीक है, एक वर्ड अगला क्या आ गया आपका, प्रोबिटी, और दूसरा क्या देखना चाह रहा है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। देखो पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू में भी आपका ये चेक करेंगे कि आपकी अप्रोच कैसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है या नहीं। आपकी अप्रोच हमेशा आपके आंसर में, एसे में, सब जगह पे कैसी दिखनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम तो है ही, सबको पता है, गवर्नमेंट में सब जगह प्रॉब्लम है। अगर आप भी क्रिटिसाइज करने लग गए तो क्या फायदा उस चीज का, आपको देने सॉल्यूशन, आपको देने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। हाँ, अच्छा अच्छा, मैं दूसरा लिंक भेज देता हूँ उसका। ठीक है, मुझे लगा वो ऑफलाइन आएंगे ना यहाँ पे। चलो ठीक है, तो अब देखते हैं प्रोबिटी। ये एक वर्ड लिखो, प्रोबिटी, ये हमेशा क्वेश्चन आएगा, प्रोबिटी का पूछ लेगा। प्रॉपर्टी, प्रोबिटी क्या है, प्रोबिटी क्या है, प्रोबिटी इज द क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। प्रोबिटी का पता होना चाहिए, प्रोबिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, सचेस क्या क्या हो सकते हैं ये आपके, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एक्सेट्रा। ये सब किसमें आएंगे, इन द पब्लिक ऑफिस। अब ये चीज देखो, ये वर्ड अगर आपने याद कर लिया ना, प्रोबिटी, तो आपकी ये एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है, इट इज द क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल, जो भी अच्छी क्वालिटीज हैं वो सारी किसके अंदर आ रही हैं, प्रोबिटी के अंदर। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी। तो प्रोबिटी क्या है, एक बड़ी टर्म है, उसके अंदर ये सारी वैल्यूज आती हैं, और ये प्रोबिटी में कहा दिखानी है, इन द पब्लिक ऑफिस। तो ये दो वर्ड हो गए, स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, कहां पे, पब्लिक ऑफिस के अंदर, इसको हम बोल देते हैं प्रोबिटी। तो अब प्रोबिटी इन गवर्नेंस अगर आपको बोल रहे हैं तो आप समझ पाओगे, हाँ भाई ये सारी अच्छी क्वालिटी होंगी, सारे स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स होंगे। ठीक है ना, दे आर द स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी इन द पब्लिक ऑफिस। ऐसे क्लियरिटी से आपको पढ़ना है। ये बस मैं आपको एक हल्का सा बता रहा हूं कि आपको अप्रोच कैसे करना है। हर सब्जेक्ट के हर कीवर्ड्स को, जितने भी सिलेबस में कीवर्ड्स लिखे हैं, सबको आपको सिंप्लीफाई करके पहले समझना पड़ेगा। वो सारा क्लासेस में आपका डील होएगा। मैं एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि सब्जेक्ट की डिमांड क्या है, कैसे आप इसको अप्रोच कर सकते हो। तो इस पूरे डिस्कशन से आप क्या समझे कि सब्जेक्ट की डिमांड है आपका कीवर्ड्स। ठीक है, सब्जेक्ट का डिमांड है आपका कीवर्ड्स, जितने भी कीवर्ड्स हैं। जैसे कीवर्ड क्या था, क्वालिटी ऑफ हैविंग हाई स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ, क्या कहते हैं उसके अंदर कीवर्ड, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारे क्या है, कीवर्ड्स हैं। तो पहला तो है कीवर्ड्स, दूसरे क्या है, डायग्राम, कि आपको अलग अलग डायग्राम बना के चीजें समझनी है। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं। अब आपको मान लो एथिक्स पढ़ा दिया, मोरालिटी पढ़ा दिया, तो आपकी ड्यूटी है, ठीक है, कि आपको उसके एग्जाम्पल याद होने चाहिए आपको बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, नोट्स में भी आपको देंगे, साथ साथ आपको भी अपने लेवल पे कुछ ना कुछ एग्जाम्पल, चाहे पर्सनल लेवल पे हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स के हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर के हो,
और साथ ही साथ आपको एज कहां मिलेगी, अगर आपने इसमें एग्जाम्पल हरियाणा स्पेसिफिक डाल दिए तो। देखो केस स्टडी हो गया, ठीक है, एथिक्स हो गया, उसमें भी वो एग्जाम्पल डालो कि हरियाणा में किसी ऑफिस ने कोई अच्छा सिटीजन चार्टर किया हो, आरटीआई में अच्छा काम किया हो, कोई अच्छा डेटा हो, हरियाणा स्पेसिफिक डालने एग्जाम्पल, प्लस में कोई पर्सनैलिटीज जो हरियाणा के हैं, ठीक है ना, जिनसे आप चीजें सीख सकते हो, उनके एग्जाम्पल डालो। हरियाणा का कोई लोकल कस्टम है, वैल्यूज है, ठीक है, जिनसे आप एथिकल कंडक्ट बिहेव कर सकते हो, उनके एग्जाम्पल डालो। ये चीज आपको एज देगी। आप अगर नॉर्मल तरीके से ढंग से पढ़ोगे, बस थोड़ा सा अपनी पढ़ाई में चेंज कर लोगे ना, आप टॉप करोगे बिल्कुल। एग्जामिनर को लगे यार कॉपी अलग है बिल्कुल, तो ये 2-3 कीवर्ड्स डालो अपने टॉपिक के, डायग्राम्स डालो, ठीक है, आंसर में भी, और अपने नोट्स, क्योंकि एक्चुअली होगा कि अगर आप नोट्स में डायग्राम नहीं डालोगे तो आपको आदत बनेगी नहीं। अगर आपने नोट्स ही डायग्राम तरीके से बनाए हैं, अच्छी क्लैरिटी, अपने आप वो आंसर में रिफ्लेक्ट होंगे। उसके बाद एग्जाम्पल डालो और हरियाणा स्पेसिफिक एंगल आपको देना है। ये काम आपने करना है इस पेपर के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा है क्वेश्चन में यूटिलाइज द केस स्टडी अप्रोच टू डिटरमाइन दिस एस्पेक्ट। तो जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, इनके लास्ट में केस स्टडी भी आएंगी आपकी। अब काफी बच्चों को थोड़ा ये भी दिक्कत है कि, या इशू आ रहा है कि सर इन्होंने दे दिया 100 मार्क्स का पेपर, ठीक है, अब कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने घंटे का होगा। देखो जो अभी मुझे लग रहा है, बाकी क्लैरिटी आएगी तो देख लेंगे, 100 मार्क्स का जो आपका पेपर है जीएस 1 2 3 4, ठीक है, ये अगेन 3 आवर्स में ही होगा पूरा, है ना। और जहां तक मुझे लग रहा है 20 क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं या तो 5-5 मार्क्स के भी हो सकते हैं इंटू 20, या ऐसे हो सकता है 4 10 मार्क्स के आ जाए और 6 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आ जाए। तो इस तरीके से भी ब्रेकअप होने के चांस है। लेट्स सी, हम प्रिपेयर करेंगे 5 मार्कर्स के हिसाब से 20 क्वेश्चंस। इस अप्रोच को हम पहले फॉलो करेंगे कि अगर हमने 5 एक मीडियन ले लिया तो हम उसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, पेपर में जैसा भी आएगा, ठीक है। और इसमें आप अप्रोच रखो, क्योंकि वहां पे अभी तक तो शीट्स आती थी 80 शीट्स आती थी ऐसे, है ना, मतलब 40 पेजेस होते थे, आगे पीछे 80 होते थे वो। अब उसके अंदर लगभग अगर 20 क्वेश्चन लिख रहे हो तो 1 2 3 4 ऐसे 4 शीट आपको भरनी पड़ती है। हालांकि सारी नहीं भर पाते, पर कई बच्चे 3 तक तो भर ही देते हैं, है ना, 3 3.5। तो यहाँ पे हम अप्रोच रखेंगे कि 5 नंबर के क्वेश्चन में अराउंड ये शायद लिखेंगे भी तो 150 वर्ड्स का कहेंगे, 150 वर्ड्स 5 मार्क्स। तो आपको आगे और पीछे तो पहले भरना सीखना ही है, कि अगर एक शीट है आपकी, ठीक है, तो उसका एक आगे वाला पेज और एक उसके पीछे वाला, इतना तो पहले आप भरो 5 नंबर में। फिर अगर थोड़ा जाता है तो आगे आधा पेज भी आप कर सकते हो एक्सटेंड, लेकिन पहले आधा डालो कि आगे पीछे इतना तो आप अपने आंसर में भरो 5 मार्कर में। बाकी देखते हैं और क्लैरिटी अगर आएगी तो उसके हिसाब से, पर अभी हम ट्राई करेंगे 5-5 मार्क्स के आगे पीछे की 2 शीट भरे, ठीक है भाई। अब इसके बाद देखते हैं हम सिलेबस का अगला पार्ट क्या है। देखो पहला पार्ट क्या है आपका सिलेबस में, आप स्टोरी लिखो एक सिलेबस की, वो अगर स्टोरी आपने नोट कर ली तो आपको सारा सिलेबस याद हो जाएगा। स्टोरी है, अ पर्सन, कोई भी आप हो, अ पर्सन विल लर्न, क्या क्या सीखेगा वो, एथिक्स, वैल्यूज एंड मोरालिटी, फ्रॉम, कहां से सीखेगा वो, लीडर से, लीडर्स। और किससे सीखेगा, रिफॉर्मर्स। और किससे सीखेगा, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। एंड ऑल्सो फ्रॉम, और कहां से, एंड ऑल्सो फ्रॉम फैमिली। ये जो मैं आपको कोड लिखा रहा हूं ये पूरा सिलेबस याद हो जाएगा अगर आपने कोड ढंग से पढ़ लिया तो। ये अभी सब दिखाऊंगा, देखो कैसे, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है। तो पहली स्टोरी क्या है आपकी, कि कोई भी पर्सन है, आप हो कोई भी है, वो सबसे पहले पर्सन क्या करता है, वैल्यू सीखता है, एथिक्स, वैल्यूज, मोरालिटी, ये सब चीजें वो सीखेगा, ठीक है। और वो कहां से सीखता है सब चीजें, कोई भी आपके लीडर से सीखते हो आप लोग, जो रिफॉर्मर्स होते हैं उनसे सीखते हो आप लोग, और किसे, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जैसे ई श्रीधरन एडमिनिस्ट्रेटर थे, पीएन शशिनन, ये क्या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इनसे आप सीखते हो प्रोबिटी वैल्यूज सारी, है ना। और कहां से सीखते हो आप लोग अपनी वैल्यूज एथिक्स, सब अपनी फैमिली से सीखते हो, सोसाइटी से सीखते हो, है ना। एजुकेशन इश्यू जहां पे आते हो आप, यहाँ पे स्कूल में, वहां से उनसे सब सीखते हो, ठीक है, इससे। और ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहाँ के है, बहुत
पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला कोड। अगला लिखो, अगर आपने ये सारी वैल्यू सीख ली तो इससे क्या होगा, आपका आपका जो एटीट्यूड है और जो एप्टीट्यूड है वो बनेगा। भाई जैसे आपको इनपुट मिलेंगे वैसे तो आपका एटीट्यूड बनेगा ना, तो जैसे आपने वैल्यू सीखी होंगी वैसा ही आपका एटीट्यूड बनेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई आपको शांत रहना है, ये तो मैं आपको जैसी वैल्यूज दूंगा वैसे तो आपका एटीट्यूड डेवलप होगा ना। तो दिस विल लीड टू द, इससे क्या बनेगा आपका, दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, इससे क्या बनेगा आपका, ऑफ हिज, जो भी पर्सन है उसका एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। क्योंकि नॉलेज दी है तो आपका एप्टीट्यूड बनेगा, ठीक है, वैल्यूज दी है तो आपका एटीट्यूड बनेगा। तो इसी से ही आपका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड बनेगा, और ये आपको क्या बना देगा, इमोशनली इंटेलिजेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस। क्योंकि आपका एटीट्यूड सही होगा तभी तो आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनोगे। इमोशनल इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है कि आप अपनी इमोशंस को भी समझ रहे हो, यार इस टाइम में घबरा जाता हूं, इस टाइम मेरे को गुस्सा आता है, तो समझो अपने आप को, पहले अपने इमोशन को समझो, ठीक है, फिर आप दूसरों के इमोशंस को समझो कि यार इसके साथ ये दिक्कत हो रही है इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा है, फिर उसके अगेन आपको क्या करना है, बिहेव करना है। दिस इज द इमोशनल इंटेलिजेंस। वो कैसे बना आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि आपका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड फॉर्म हुआ था। और एटीट्यूड एप्टीट्यूड कैसे फॉर्म हुआ था आपका, क्योंकि आपकी वैल्यूज ऐसी थी। जो वैल्यूज आपने कहां से लर्न की थी, रिफॉर्मर, लीडर, एडमिनिस्ट्रेटर, स्कूल, एजुकेशन, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। ऐसे स्टोरी पूरी याद होगी आपको, पूरी स्टोरी याद करते सारा सिलेबस याद हो जाएगा, इतने सारे कीवर्ड याद हो जाएंगे पहली क्लास के अंदर ही। ठीक है, बिल्कुल आप बाकी अपने जितने भी कंप्यूटर है उनसे आपको मैं एज दिला के रहूंगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बस देखो इसको। ये मैंने बहुत मेहनत करके पूरा डिजाइन कर रखा है, आपको बस बैठ के आराम से इसको नोट करना है और पेपर में इसको अप्लाई करके आना है, और कुछ नहीं करना, सब चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया इसका, अभी एटीट्यूड बन गया, इमोशनल इंटेलिजेंट हो गया। अब इसके बाद ये पर्सन क्या गया, नाउ लेटर इन हिज लाइफ, ठीक है, लेटर इन हिज लाइफ। अब जब और आगे बढ़ा तो लेटर इन हिज लाइफ, फिर उसको और वैल्यूज कहां से मिलेगी, लेटर इन हिज लाइफ ही गेट contributions from moral thinkers, contribution from moral thinkers। तो जो moral thinkers है उनसे contribution मिला इसको, ठीक है, और किससे मिला, एंड philosophers, philosophers कहां कहां से, फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। तो पहले तो इसने आपका जो नॉलेज ली थी वो कहां से ली थी, वैल्यूज कहां से ली थी, आपके जो लोकल लीडर्स थे, रिफॉर्मर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर, फिर आगे आगे कहां बढ़ गया, ये पहुंच गया फिलोसफर्स के पास, ठीक है, और मॉरल थिंकर के पास, और हाई वैल्यूज के लिए। और वो फिलोसफर और मॉरल थिंकर कहां से थे, इंडिया और वर्ल्ड। यानी कि आपको इंडिया लेवल के फिलोसफर भी पढ़ने हैं और वर्ल्ड लेवल के भी पढ़ने, ये सिलेबस का ही सारा ये लिखवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। लास्ट है, जब इतनी सारी वैल्यू आप ले लोगे तो आप क्या करोगे, प्रोबिटी लेके आओगे गवर्नेंस के अंदर, ठीक है। आफ्टर लर्निंग, ये सब लर्न करने के बाद, आफ्टर लर्निंग ही ब्रोट, क्या करके आया, लेके आया वो, ही ब्रोट दीज वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारी वैल्यूज ये कहां पे लेके आएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि जैसे आप होगे वैसे आप बिहेव करोगे। और इससे क्या एस्टेब्लिश होगी, इससे क्या एस्टेब्लिश होगी, प्रोबिटी इन गवर्नेंस। तो इससे आपका क्या एस्टेब्लिश हो गया, प्रोबिटी इन गवर्नेंस। प्रोबिटी क्या था, अब तो आपको पता है, प्रोबिटी मैंने बताया बड़ी टर्म है, इट्स द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ के अंदर जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स है वैल्यू के, उसको बोलते हैं प्रोबिटी। देखो एक बार मैंने आपको बताया था, आपको याद भी हो गया। ऐसे अगर मैं आपको क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस, एथिकल डायलेमा, ठीक है, और आपको कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं बोलता हूं तो आपको हमेशा याद रहेगा वो, क्योंकि मैंने डायग्राम में बताया था बेटा, क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस कब आएगा, जब आपकी अंदर की वैल्यू कुछ और कह रही होंगी और एक्सटर्नल प्रेशर कुछ और कह रहा होगा। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कब आएगा, जब आपकी प्राइवेट इंटरेस्ट कुछ और होगा, आपका पब्लिक ड्यूटी कुछ और होगी। कीवर्ड्स आपको आ रहे हैं। एथिकल डिलेमा कब होएगा, जब आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, दोनों कंपीटिंग वैल्यूज हैं, ये करूं या ये करूं, ठीक है ना, नाउ यू आर इन अ डिलेमा, ठीक है। तो ऐसे आपको चीजें याद हो जाएगी। प्रोबिटी भी मैंने आपको बता दिया, इट्स द हाईएस्ट वैल्यू या हाईएस्ट मॉरल स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ।
अब इसमें सारे आ गए, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, सब आ गए। अब देखो अपना सिलेबस खोलो और आप देखो सारा आपको याद होगा। सिलेबस क्या कह रहा है, पहला एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक है, खोलो। तो मैंने क्या कहा था, अ पर्सन विल लर्न एथिक्स, वैल्यू एंड मोरालिटी फ्रॉम लीडर्स, रिफॉर्मर, एडमिनिस्ट्रेटर। तो सिलेबस में कह रहा है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक है, पहला वर्ड आ गया एथिक्स वाला, कि आपको एथिक्स के बारे में पढ़ना है। डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, डायमेंशन ऑफ एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप, या मैंने बोला ना पब्लिक एंड प्राइवेट, तो दोनों में पढ़ना है आपको एथिक्स का, पब्लिक और प्राइवेट। इस स्टोरी के थ्रू सारा सिलेबस होएगा, देखना कवर आपका। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ह्यूमन वैल्यूज, लेसन फ्रॉम द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स। आगे ना, लीडर्स से आप क्या सीख रहे हो वो भी आपको पढ़ना है सिलेबस के अंदर। रिफॉर्मर से क्या सीख रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटर से क्या सीख रहे हो। सिलेबस खोल के बैठो सामने तभी दिखेगा ये। रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, यही तो हमने कहा था कि फैमिली का क्या रोल है, सोसाइटी का क्या रोल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है, ये सब आपको सिलेबस में पढ़ना है। पूरा सिलेबस रट गया आपको, ठीक है। अब आपके दिमाग में रहेगा यार ये चीज पढ़नी है, ये मेरा छूट गया है। अगर न्यूज़पेपर में कोई चीज आ रही है इनसे रिलेटेड, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की वैल्यू है, कोई एजुकेशन का रोल बता रहा है, तो आप उसको पढ़ोगे तो करंट अफेयर भी आपके क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट, की मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि आपको सिलेबस याद है, ठीक है। अगला मैंने क्या बोला था, अगर इतनी वैल्यू लोगे तो आपका क्या बनेगा, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। अगला देखो एटीट्यूड। अब एटीट्यूड के अंदर क्या पढ़ना है, उसका कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद थॉट एंड बिहेवियर। मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, मोरल एटीट्यूड क्या है, पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है, सोशल इन्फ्लुएंस क्या है, परसुएशन क्या है। तो हर एक टर्म आपको पता होनी चाहिए, जो आपकी आने वाली क्लासेस में फर्दर सारी कवर होंगी। लेकिन पहले आपको सिलेबस का पता होना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि यार ये चीज मेरे को पढ़नी है। तो एक तो आपका बना था एटीट्यूड, दूसरा बना था एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में क्या करना है, इसमें जितनी भी फाउंडेशनल वैल्यूज आएंगी वो आपको पढ़नी है, ठीक है। इसका कोड भी लिख लो, इसका कोड लिखो आप एप्टीट्यूड का, कि एप्टीट्यूड में आपने क्या क्या चीजें पढ़नी है। इसमें लिखो आई नीड, आई नीड आई नीड नो आईडी एक्सेट्रा, ये आपने करना है, आई नीड नो आईडी एक्सेट्रा, ठीक है। या फिर इतना कर दो, उसको रिवर्स कर दो, आई नीड आईडी नो एक्सेट्रा। देखो अगर आप ऑफिसर बन गए, ठीक है, तो आप क्या कह रहे हो कि बस मुझे क्या, क्योंकि इसमें जितने भी जो आपका एप्टीट्यूड है ना, इसके अंदर वो सारी वैल्यूज आएंगी जो आपको ऑफिसर बनाने के लिए जरूरी है, ठीक है ना। सिविल सर्विस की जो वैल्यूज है वो सारी आएंगी। अगर आप ऑफिसर बन गए तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे मेरी देखो आईडी कार्ड देखो, आप आई नीड आईडी, आईडी मतलब अपनी आप आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहे हो, एंड नो एक्सेट्रा, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मान लो आईएएस हो तो आपने क्या दिखा दिया, अपना आईडी कार्ड, और तो कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये कोड याद रखना है आपको, आई नीड आईडी नो एक्सेट्रा, बस ये याद रखो। अब सिलेबस में पढ़ो, एप्टीट्यूड के अंदर पहला क्या आ रहा है आपका, इंटेग्रिटी, ठीक है। आई से क्या बन गया आपका, इंटेग्रिटी। आई नीड आईडी, ठीक है, नीड में कुछ नहीं है। आईडी से अगला क्या आएगा आपका, इंपार्शियलिटी, इंपार्शियलिटी है ना, इंटेग्रिटी, इंपार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, नॉन पार्टीशनशिप, एन से जो कैपिटल है उसका आएगा नॉन पार्टीशनशिप, ठीक है। ओ से क्या है आपका, ऑब्जेक्टिविटी, सॉरी इसका एन नहीं है, यहां से छोटा कर लेते हैं इसको, नीड इसमें कुछ नहीं है। यहां से एन से क्या है आपका, नॉन पार्टीशनशिप। ओ से क्या है आपका, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। डी से क्या है आपका, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। ई से क्या है आपका, एम्पैथी। टी से टॉलरेंस। सी से कंपैशन। खत्म सारी वैल्यूज आपकी एप्टीट्यूड की। अगेन आपने स्टोरी क्या याद रखी कि भाई एप्टीट्यूड में क्या था सारा आपका, फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज। और जब मैं सिविल सर्वेंट बनूंगा तो मुझे बस आईडी दिखाना है, और कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। कहीं पे भी हम गए, देखो ये मेरा आईडी है, तो आई नीड आईडी नो एक्सेट्रा, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाना। अब उस, क्योंकि देखो अगर क्वेश्चन एप्टीट्यूड का आता है ना, या केस स्टडी आती है, तो आप क्या लिखोगे, ये सारी वैल्यू लिख के आ जाओगे।
और वहां पे आप दिमाग लगाओगे, सर ने कोड याद कराया था, आई नीड आईडी नो एक्सेट्रा। तो आई से आप क्या करोगे, आपका इम्पार्शलिटी, नीड से कुछ नहीं था, फिर अगले आई से क्या करोगे, आपका इंटेग्रिटी, ठीक है ना, ये ना इंटेग्रिटी इम्पार्शलिटी। डी से क्या करोगे, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, ठीक है। फिर एन से क्या करोगे, नॉन पार्टीशनशिप, ठीक है। ओ से ऑब्जेक्टिविटी, ई से एम्पैथी, टी से टॉलरेंस, सी से कंपैशन। अब देखो एक बारी में तो आपको थोड़ा लगा, अगली बारी में आपको याद ही हो गया। अब आप अपने बाकी फ्रेंड्स से या जो तैयारी करें उनसे पूछना एक बार, क्या आपको सिलेबस याद है एथिक्स का, मना कर देंगे नहीं है। अगर होगा तो भी स्ट्रक्चर नहीं होगा, होगा तो उसके अंदर का नहीं पता होगा। इतनी सारी वैल्यूज तुमको 10 साल में जाके याद होंगी, ठीक है, या पता नहीं कितनी क्लासें लगा देंगे आपको, पहली क्लास में मैंने इतनी सारी वैल्यू करवा दी। ये इंपैक्ट डालना है मुझे आप में, कि आपको सिलेबस याद हो गया, आपको कई टर्म्स पता चल गई है, ये आप मल्टीपल टाइम आने वाले टाइम अपने आंसर में यूज करोगे। सारे एप्टीट्यूड वैल्यू याद होगी, आई नीड नो आईडी, ठीक है, आई नीड आईडी नो एक्सेट्रा, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सारी वैल्यूज आप बता ही दोगे। कोई भी चीज को हम बोल बोल के एक दो बार सिंसियरली ध्यान से अगर कर लेते हैं तो हमें याद हो जाती है चीजें। बस ये है कि पढ़ते वक्त ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए, पढ़ते वक्त ध्यान यही लगाना है आपको। ये मैं इंश्योर करूंगा कि बाकी जितना आप पढ़ते खुद से उससे ज्यादा आप क्लास में गेन करोगे, क्योंकि ये सब मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूं, आपको बस ढंग से इसको याद करना है, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा एटीट्यूड एप्टीट्यूड। उसके बाद क्या था, मैंने कहा था उसका एटीट्यूड बनेगा, एप्टीट्यूड बनेगा, और वो क्या बनेगा, इमोशनली इंटेलिजेंट। अब वो बने इमोशनली इंटेलिजेंट। तो अगला जो टॉपिक है आपका दैट इज द इमोशनल इंटेलिजेंट, उसके कंसेप्ट एंड देयर यूटिलिटी, एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की केवल थ्योरी नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपको और क्या करना है कि इसका एप्लीकेशन कैसे होगा आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और गवर्नेंस के अंदर। हर चीज का, आपके एटीट्यूड का, आपके एप्टीट्यूड का, गवर्नेंस में, आपकी पब्लिक लाइफ में, आपके प्राइवेट लाइफ में कैसे आप उसको अप्लाई करते हो, ये एथिक्स का पार्ट है। अब अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो तभी आप समझ पाओगे ना अपने वर्कफोर्स को, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, यार है ना, क्यों ऐसे काम नहीं कर पा रहा, या आपके जो सुपीरियर्स हैं कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, पब्लिक से आपकी डीलिंग होगी तो वो लोग कैसे कोई परेशान है। तो इसके लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये टॉपिक डाला है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। मैंने फिर कहा था आपको कि आप स्टार्टिंग में क्या करोगे, लर्न करोगे वैल्यूज, लीडर वीडर सबसे आपका एटीट्यूड बन जाएगा, एप्टीट्यूड बन जाएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस होगा। फिर आप क्या करोगे, हाई लोगों से मिलोगे, फिलोसोफर से मिलोगे, मॉरल थिंकर से मिलोगे, ठीक है, आने वाले टाइम में आगे। तो बाद में क्या करें, लेटर इन हिज लाइफ ही गेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मॉरल थिंकर, फिलोसोफर, और वो कहां से थे, नॉट ओनली इंडिया बट इंडिया एंड वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड। अगला देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। यही हो गया ना पूरा आपका, अगला टॉपिक भी हो गया। तो करते करते आप 5वें नंबर तक आ गए हो। टोटल इसमें 7 टॉपिक हैं, 2 और बचे हैं, और लास्ट आपका केस स्टडीज है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आएगा आपका, मैंने क्या कहा था, अगर आप इतनी सारी चीजें सीख जाओगे तो आप क्या लेके आओगे गवर्नमेंट के अंदर, वैल्यूज एंड एथिक्स। तो अगला टॉपिक पढ़ो, आपका क्या है, पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल जैसे मैंने स्टोरी कराई थी वैसे वैसे आपका सारा सिलेबस कवर हो रहा है। अब कौन कौन सी वैल्यू देखते हैं, पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस एंड प्रॉब्लम, एथिकल कंसर्न, डायलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन एंड कॉन्साइंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। देखो जब भी आपको कोई डायलेमा है ना, मैंने बोला डायलेमा क्या था कि मैं ये काम करूं या ये काम करूं, तो आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, आपको देखनी चाहिए लॉज, इसमें लॉ क्या कह रहा है, इन दोनों केस में क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, देखो लिखा हुआ है अपने सिलेबस में, देखो लॉज, रूल्स, आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है। रेगुलेशंस, देखो रेगुलेशंस क्या कह रहे हैं, और अगला क्या है आपका कॉन्साइंस, कि आपकी अंदर की आवाज क्या कहती है, अंतरात्मा क्या कह रही है, क्या वो गवारा कर रही है ये काम करने को या नहीं करने को। तो ये 4-5 चीजें आपको देखनी होती है, ठीक है, किसके अंदर, कि आपको डिलेमा, जब आप डिलेमा में फंस जाते हो तो आपको क्या करना है। तो ये सारी चीजें आप खुद सोचो कि पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन में आप क्या करते हो, डिलेमा को सॉल्व करोगे, डायलेमा को सॉल्व करना है आपने। अब उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, वो सारा सिलेबस में लिखा हुआ है, आपको लॉज चाहिए, रूल्स चाहिए, ठीक है, आपको रेगुलेशंस का पता होना चाहिए, और आपका कॉन्साइंस क्या कह रहा है, अंतरात्मा क्या कह रही है, ये वाला है। लास्ट में इसमें 2 चीजें और याद रखनी है आपको, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो आपके फंडिंग का इशू है जैसे है ना, या फिर आपका इंटरनेशनल रिलेशन में जो एथिक्स है वो भी आपको पढ़ना है, और साथ साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये भी लिखना है। तो ये नहीं है कि आप केवल पब्लिक लाइफ में पढ़ोगे भाई,
कैपिटलिज्म भी क्रूनी कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, कंपैशनेट कैपिटलिज्म होना चाहिए, कि कैपिटलिज्म या जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी लोगों का फायदा करे। ये नहीं आपने इंडस्ट्री खोल दी है और वहां पे लोगों को डिस्प्लेस कर दिया है, उनके लिए कोई प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं किया है, तो ये क्या होगा, आप केवल एक पार्ट देख रहे हो, दूसरे पार्ट को नहीं देख रहे हो। तो कम आपको इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी पढ़ना पड़ेगा, और दूसरा इंटरनेशनल रिलेशंस में भी एथिक्स पढ़ना पड़ेगा। कहीं पे वॉर हो रहा है, कहीं पे फंडिंग की जा रही है टेररिज्म को लेके, तो ये क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन में एथिक्स क्या है वो भी आपको देखना है। ठीक है, 6 टॉपिक भी हो गया। अब लास्ट मैंने आपको बोला था कि जब आप ये सारी चीजें कर लोगे तो आप क्या करोगे, आफ्टर लर्निंग यू ब्रॉट द वैल्यूज एंड एथिक्स, और वो सारी वैल्यू एथिक्स हमने कर ली, उनसे आप डिलेमा को सॉल्व करोगे, और वो उसके लिए लॉज रूल्स रेगुलेशन कंसाइंस को फॉलो करना है, और लास्ट में इंटरनेशनल रिलेशन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी बता दिया। ये सारा सिलेबस हो गया। अगर आपने इतना सारा इंश्योर कर लिया तो गवर्नमेंट के अंदर क्या आएंगी, प्रोबिटी। तो लास्ट टॉपिक है प्रोबिटी इन गवर्नेंस। और प्रोबिटी इन गवर्नेंस मैंने आपको याद करवाया था, इट आर द हाईएस्ट मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, ये सबसे ज्यादा, इट आर द हाईएस्ट मॉरल स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ। इसके अंदर अब क्या क्या आएगा वो सारा देखते हैं। प्रोबिटी इन गवर्नेंस लास्ट पढ़ो अपना, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, philosophical basis of governance and probity, information sharing and transparency in government, right to information, code of ethics, code of conduct, citizen charter, work culture, quality of service delivery, utilization of public funds, challenge of corruption। अब देखो मैंने ऐसे पढ़ दिया आपके सामने, पर आपको याद हुआ ही नहीं कुछ भी। अब अगेन मैं क्या करूंगा, आपको एक कोड बताऊंगा, अगर आपने वो कोड याद रख लिया ये सारे भी आपको याद हो जाएंगे। लास्ट कोड और लिखो, चलो लास्ट कोड हम लिखेंगे प्रोबिटी का, फिर आपका सिलेबस खत्म आज गया। प्रोबिटी इन गवर्नेंस, इसका कोड लिखना है। प्रोबिटी इन गवर्नेंस का कोड लिखो, गवर्नेंस में प्रोबिटी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको गवर्नेंस में प्रोबिटी चाहिए, ठीक है, लिखो गवर्नेंस में प्रोबिटी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस, एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस अगर आपको चाहिए, ठीक है, गवर्नेंस में प्रोबिटी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोज डेली यू हैव टू फोरसी, फोरसी को, ठीक है, फोरसी को मैंने लिख दिया, फोर सी एंड वर्क। ये आपको कोड याद रखना। अब देखो इसमें, देखो जब भी आप लीडर बनते हो, जब आप गवर्नेंस में जाते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, फोर सी मतलब विजनरी होना पड़ेगा, फ्यूचर का देखना पड़ेगा कि आगे क्या दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, अगर आप चाहते हो गवर्नेंस में क्या है, प्रोबिटी आए और क्वालिटी ऑफ सर्विस हो, तो उसके लिए आपको डेली, रोज रोज डेली यू हैव टू क्या करना पड़ेगा, फोर सी, फोर सी मतलब 4C, और आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। एक बार थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक दो बार पढ़ोगे बस कोड याद हो जाएगा, आपको वैल्यूज अंदर से अपने आप निकल जाएंगी। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, अगर आप चाहते हो प्रोबिटी आए गवर्नेंस में, तो आपको क्या करना है, ठीक है, गवर्नेंस में प्रोबिटी और क्वालिटी ऑफ सर्विस अगर आप चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोज डेली यू हैव टू फोरसी, फोरसी मतलब आपको विजनरी बनना पड़ेगा, आपको आगे का देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम आ सकती है, फोरसी एंड वर्क। अब अपना सिलेबस उठाओ, ठीक है, क्या कह रहा है भाई, गवर्नेंस के अंदर क्या चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, इसके लिए क्या आया था आपका, आरटीआई। ठीक है, तो आर से क्या आएगा आपका, आरटीआई, तो आपको पढ़ना है आरटीआई के बारे में। मैंने कहा था गवर्नेंस चाहिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस चाहिए, ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस से क्या आएगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, ये भी आपके लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोज डेली, आर से आएगा आरटीआई, डेली यू हैव टू, यू मतलब आएगा यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, देखो दे रखा है टॉपिक यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, यू हैव टू फोर सी, 4 बार सी, ये 4C आपको याद करने हैं। पहला सी क्या था आपका, कोड ऑफ कंडक्ट, दूसरा क्या है, कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है, तीसरा क्या है आपका, सिटीजन चार्टर, चौथा क्या है आपका,
चैलेंजेस ऑफ करप्शन। ये चारों टॉपिक आपको पढ़ना है। अगर आप चाहते हो प्रॉपर्टी गवर्नेंस में आए, क्वालिटी ऑफ सर्विस मिले लोगों को, तो आपको रोज डेली रोज यू हैव टू फोरसी एंड वर्क। रोज से आर से आरटीआई, यू से यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, 4C 4C कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, सिटीजन चार्टर एंड करप्शन। ये सब आपको पढ़ना है सिलेबस के अंदर। एंड वर्क, वर्क से क्या आएगा? वर्क कल्चर। अरे हो गया सारा सिलेबस खत्म, ठीक है। हाँ भाई, ऑफलाइन वालों को तो पता है, ऑनलाइन वालों को मजे आ रहे नहीं आ रहे बताओ? तुम कुछ सीख रहे हो ऐसे ही बैठे हो? अच्छा, कुछ नहीं सीखा? यस सर, हो गया सिलेबस लर्न। हो गया, वेरी यस गुड, सर। शाबाश। चलो, हैप्पी। अबे लोगों को 5 महीने लग जाएंगे, सिलेबस याद नहीं होगा, तुम्हें फर्स्ट क्लास में हो गया, कमाल। पूछना अपने कंप्यूटर से क्या सिलेबस देखा भी है, वो देखेंगे प्री के बाद, तब तक तो तुम खत्म कर चुकोगे, अलग लेवल पे चल रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो करो जो मैं आपको डेली कह रहा हूँ, बस फॉलो करना है, कुछ नहीं करना, अपना दिमाग है ना, कोई दिक्कत है मेरे को बताना है बस, है ना, कुछ डेविएट नहीं करना, ट्रस्ट करना है प्रोसेस पे। मैं पूरा इसमें इन्वॉल्व रहूंगा आपके साथ, ताकि आपका सिलेक्शन हो। यही है मेरा, है ना, अल्टीमेट पर्पस। अभी मेरे सारे काम छोड़ के, हालांकि मैं करता यही हूँ हमेशा, पढ़ाई कराता हूँ, लेकिन फिर मैं इस बार और इंटेंसिटी से, और आपसे भी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप भी अपने सारे काम धंधे छोड़ के सीधा फोकस करो पढ़ाई पे, और कुछ करना ही नहीं, और कुछ दिमाग नहीं लगाना। 5 महीने बाद देखेंगे, इंटरव्यू के टाइम, मेंस के बाद बात करेंगे अब कि क्या होना है। उससे पहले तो बस लगना है हमें, उसके पहले कुछ और सोचना भी नहीं है, ठीक है। काफी लंबा लेक्चर हो गया, शायद 1 घंटे का तो मैंने ले लिया। अब कुछ 1 घंटा शायद जो हमारे फैकल्टी स्पेशलिस्ट है, ठीक है, वो आपको एथिक्स पढ़ाएंगे। तब आपकी एथिक्स की, ये कोई क्लास नहीं थी, ये तो बस ऐसे ही था भाषण, ठीक है। पढ़ाई अब आप स्टार्ट करोगे, लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने आपका फ्रेमवर्क बन गया, आपको कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है क्लास से पहले और अब में 1 घंटे में आप में बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा है चेहरे पे, सारे खिलखिला रहे हैं ऑनलाइन वाले, ठीक है। क्योंकि होगा, जब क्वालिटी हम देंगे, आप मेहनत करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। कॉन्फिडेंस कब नहीं आता है? जब हम मेहनत नहीं करते हैं, हम रैंडम कुछ पीछे पड़ रहे हैं। जब आपके पास डायरेक्शन है, आप मेहनत कर रहे हो, कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। और अभी नहीं, डेली आप करोगे तो और आपको आएगा, ठीक है। तो 1 मिनट का बस ब्रेक है, 1-2 मिनट का, सर को मैं भेजता हूँ, फिर सर विल स्टार्ट विद द एथिक्स पार्ट।